ऐसा लग रहा था वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा वीक पड़ चुकी थी। इसी बात की वजह से कभी वो रोहन को अपने हस्बैंड के डेथ के लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी और कभी चिल्ला चिल्ला के रोए जा रही होती है। रोहन अपनी मॉम को संभालने की ट्राई कर रही होती है। उसी समय पर दिखाया जाता है एंट्री लेता है जेफेंग। जेफेंग इस ड्रामे का मेन लीड और साथ में उसके बहुत सारे लोग होते हैं। और तभी वो बोलता है क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे डैड जिस तरह से मिस्ट्रेस तरीके से मर गए हैं उसका तुम्हें पता करना चाहिए। रोहन बोलती है कौन हो तुम? तभी जेफेंग बोलता है ये जरूर नहीं है मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। और तभी वहाँ पर जेफेंग का असिस्टेंट बोलता है आपके डैड का अचानक बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, उनको बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था। लेकिन आपको ये बात समझ होनी चाहिए कि जैसे आपकी डैड की मौत हुई थी उससे पहले तक तो सब कुछ सही था, बिफोर 1 मंथ तक सब कुछ सही था। तो अचानक से उन्होंने खुद को से किया और आपकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया, तो कहीं ना कहीं कोई तो है जो आपकी फैमिली को तबाह किया है। उस टाइम पे हमें लगता है आपको हमारी मदद कर लेनी चाहिए। रोहन बोलती है मैं नहीं करने वाली। ये सुनने के बाद वो बोलता है अभी आपको बहुत सारा पैसा चाहिए क्योंकि आपकी मॉम की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और हमें पैरेलल दिखाया जा रहा होता है उसकी मॉम का इलाज चल रहा होता है जहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं 10 मिलियन तो उसकी मॉम के इलाज पे लगने वाला है, प्लस उसका अभी कंपनी जो डूब गया था उसको भी उसे नॉर्मल करना था। और तभी वो बोल रहा होता है ये सब कुछ करने में हम मदद कर सकते हैं लेकिन आपको हमारे बॉस जी की मदद करनी पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। ये सुनने की बात रोहन होती है वो बोलती है जी फ्रेंड मतलब जी फैमिली का बड़ा बेटा, ऐसे उसके पास कुछ है नहीं मुझे पता है क्योंकि उसके उस फैमिली का छोटा बेटा जी फ्रेंड का नेफ्यू है उसके पास सब कुछ है अभी, जिसका नाम यांजी होता है। और वो बोलती है मुझे नहीं लगता है सही रहेगा। वो बोलता है अगर तुम करना चाहते तो ठीक है लेट मी टेस्ट यू, अगर तुम इस बात पे पास हो पाए तो उस टाइम में मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के मौत के पीछे का राज पता करने में मदद करूंगा, वरना नहीं। ऐसा वो बोलता है, सीन को काट दिया जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जी ग्रुप में रोहन का आज इंटरव्यू था, वो जॉब के लिए गई थी। वहाँ पर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है सब लोग बोले जा रहे होते हैं ऐसे लड़की यहाँ पर काम करेगी, छी। उसके क्लास को लेकर बहुत ज्यादा बातें बन रही होती है। तभी वहाँ पर ऊपर वाले माले से जीफेंग देख रहा होता है। उसका बंदा बोलता है बॉस आपको मदद करनी नहीं चाहिए क्योंकि आपके कहने पर ही वो इस कंपनी में आई है। ये सुनने के बाद जो जीफेंग था वो बोलता है जो लड़की खुद की नहीं मदद कर पाएगी वो किसी और की क्या मदद करेगी, लेट मी सी वो कैसे डील करती है इन सब चीजों से। और तभी वो बोलता है पर मैनेजर वांग आपको पता है ना वो जॉब के नाम पे लड़कियों के ऊपर क्या क्या करने की ट्राई करता है, बहुत बार कंप्लेन मिली है, तो इस टाइम पे हम क्या करें बॉस। ये सुनने के बाद वो बोलता है कुछ नहीं देखते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो हमारी बंदी होती है रोहन वो अंदर जाती है इंटरव्यू के लिए। मैनेजर सच्ची में एक नंबर का ठरकी था, वो तो इंटरव्यू से पहले तो वो बोले जा रहा होता है तुम अगर मेरे साथ सो जाओगी तो उस टाइम पे तुम तो कंफर्म सिलेक्ट हो जाओगी। रोहन परेशान होती है, उसे जोर का तमाचा लगाती है, लेकिन सिर्फ जोर का तमाचा लगाना इनफ नहीं था, वो बंदा बदतमीजी पे उतर आया था। तभी यहाँ पर आता है यांजी। यस यांजी जो इस ड्रामे का सेकंड में लीड है और वो आखिर जो मैनेजर वांग है उसको जोर का तमाचा लगाता है और उसकी बदतमीजियों पर कंप्लेन करने लगता है और वो बोलता है आज के बाद इस कंपनी में दिखना मत, गेट आउट। और तभी हमें दिखाया जाता है रोहन जो होती है वो उसे देखती है और उसे याद आता है जो जीफेंग ने बोला हुआ था। वो बोलती है मतलब यही है जिसको मुझे अब पटाना है और जिस जीफेंग ने मुझे जिस काम के लिए यहाँ पर हायर किया है वो यही है, लेकिन इसके साथ उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है क्योंकि ये तो उसका नेफ्यू है। ऐसा वो मन में सोचे जा रहे होते हैं। यांजी उससे पूछता है आर यू ओके? वो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। यांजी बोलता है जो भी हुआ उसके लिए हम रियली सॉरी है। सुनने के बाद रोहन बोलती है मैं यहाँ पर जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ। उसका सीवी देखता है और वो बोलता है फिलहाल अभी आपके लिए यहाँ पर कोई काम है नहीं, आई एम सो सॉरी। वो बोलती है पर मुझे काम की जरूरत है और मुझे किसी भी कीमत में यहाँ पर काम करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं ये तो पता चल चुका होगा कि मेरी फैमिली कितनी अच्छी कंडीशन है नहीं, मेरी मॉम को अभी इलाज करवाना है जिसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, वो नहीं बताती कि एग्जैक्टली कहाँ से। ये सुनने के बाद जो यांजे है उसे बुरा लगता है, वो बोलता है मेरे पास अभी तुम्हारे लिए कोई काम है नहीं, लेकिन तुम्हारे कंडीशन के हिसाब से आई थिंक आई नीड टू हेल्प यू। एक काम करो तुम यहाँ पर हायर हो गई हो, जो काम मैं बोलूँगा वो करना पड़ेगा क्योंकि मैं ऐसे सबको हर्ट नहीं कर सकता। ऐसा वो बोलता है। वो स्माइल करती है, वो मन में सोचती है
इसका अंकल बहुत रूड है और ये बिल्कुल अलग। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जहाँ पर वो जीफेंग से मिलने के लिए गई हुई होती है। वो बोलता है नॉट बैड, तुमने तो एक ही बार में ये सुनने के बाद वो बोलती है वो तुम्हारे, तुम ये चाहती हो कि मैं वहाँ पर काम करूँ, मकसद क्या है तुम्हारा? वो बोलता है तुम्हारी मॉम को बेस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, तो उनका इलाज भी चल रहा है और डॉक्टर भी फॉरेन से बुलाए जाएंगे। तभी जो रोयान होती है वो जीफेंग को बोलती है तुम इस फैमिली के वारिस हो और उस टाइम पे तुम चाहो तो इजीली सब कुछ कर सकते हो, तो तुम्हें एक मामूली सी लड़की को हायर करने की क्या जरूरत है? और वो बोलता है मैं कुछ नहीं, बस तुम उसके असिस्टेंट बनो, उसका भरोसा जीतो, उसके बाद उसका साथ प्यार का ड्रामा करो, मैं इतना ही चाहता हूँ। वो बोलती है तुम ये चाहती हो कि मैं किसी ऐसे इनोसेंट पर्सन को हर्ट करूँ, वो भी प्यार जैसे फीलिंग का मजाक बना के? नो। वो बोलता है नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम कुछ भी करोगे इसका रिजल्ट तो तुम्हारी मॉम को भुगतना पड़ेगा। बोलो मत। ये सुनने के बाद वो बोलती है तुम मुझे अपनी मॉम का वास्ता देके ब्लैकमेल नहीं कर सकती। वो बोलता है मैं जो कर रहा हूँ ना वो मैं सोच समझ के कर रहा हूँ, और तुम जिसके लिए बुरा फील कर रही हो वो बुरा फील करने के लायक नहीं है। अगर तुम नहीं कर पाओगे ना उस टाइम पे मुझे भी तुम्हारी मॉम के बारे में सोचना पड़ेगा, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है तुम्हें मेरे नेफ्यू की गर्लफ्रेंड बनना है और साथ में यू हैव टू बी माई लवर ऑल्सो। लवर मतलब इन बेड, ऑब्वियसली आप लोग समझ गए होंगे। वो बोलती है नहीं, तभी वो बोला है नहीं तुम्हें करना पड़ेगा। वो उससे जोर का तमाचा लगाने वाली होती है, तभी हमें दिखाया जाता है वो उसे अपने पास खींचता है और वो बोलता है सोच लो तुम मुझे एक तमाचा लगाओगी, इसका पूरा इम्पैक्ट तुम्हारी मॉम पे पड़ेगा, तो आर यू इंटरेस्टेड इन स्लैपिंग मी अगेन? सोच लेना ओके बेबी। ऐसा बोलता है। वो रुक जाती है। रूहान उसे बोलती है तुम बहुत सेमलेस हो। वो उसे किस करता है और तभी वो बोलती है आर यू सेटिस्फाइड? वो बोलता है नहीं, मैं सेटिस्फाइड तो तब बनूंगा जब मेरा नेफ्यू एंड जी सब कुछ खो देगा। सब कुछ पाने के बाद भी उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, एट दैट टाइम आई बी प्राउड। ऐसा वो बोलता है। तभी जीफेंग रोयान बोलती है तुम्हें सब कुछ कर क्यों रहे हो? वो बोलता है कुछ नहीं, सब कुछ तुम्हें अभी बताने की जरूरत है नहीं। और वो उसे एक छिप देता है और वो बोलता है 3 दिन के बाद तुम्हें बहुत काम देने वाला है, तो अब रेडी हो जाओ मेरा काम करने के लिए। ऐसा वो बोलता है और वो बोलता है ड्यूटी पे लग जाओ। वो बोलती है ठीक है। वो बोलता है अगर तुम सब कुछ कर पाए तो उस टाइम पे तुम्हारे डैड की मौत के पीछे का रीजन भी मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन धीरे धीरे करके मुझे भी देखना है कि तुम कितने लायक हो, मेरे वर्षा के लायक हो या नहीं। ऐसा वो बोलता है। जो यानजी होता है वो रोयान को अपनी मॉम से मिलने के लिए लेके चला जाता है और उसी समय पर दिखा जाता है मॉम को तो रोयान के असिस्टेंट होने से बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि यानजी बहुत ही ज्यादा तारीफें किए जा रहा होता है। और हमें ये दिखाया जाता है जो यानजी होता है वो बोलता है मॉम हम 3 दिन के बाद बर्थडे पार्टी है, हम क्या कर सकते हैं? ये सुनने के बाद मॉम बोलती है वो सब कुछ मैं तुम्हारे असिस्टेंट के साथ डिस्कस कर लूंगी। नीचे की तरफ जीफेंग आ रहा होता है। जीफेंग से मॉम बात करने की ट्राई करती है। वो बोलता है तुम लोग अपनी चीजों में मुझे इन्वॉल्व मत किया करो। तभी जो यानजी होता है वो जीफेंग के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ के बोलता है मुझे लगता है हमें पार्टी के लिए साथ में काम करना चाहिए। वो धक्का देता है और वो बोलता है तुम लोगों का जो भी है वो अकेले निपटाओ, मुझे इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं। वहाँ से वो चला जाता है। रोयान को लगता है ये बंदा बहुत रूड है। हालांकि यहाँ पर ये लोग इतने अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन जीफेंग बहुत ज्यादा रूडली उन लोगों के साथ बिहेव कर रहा होता है। इनफैक्ट जो मेड होते हैं वो भी जीफेंग के बारे में बहुत ज्यादा गंदी बातें बोल रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा रूड है, बहुत ज्यादा कमीना टाइप का कैरेक्टर है। जो सुनने की बात यानजी को अच्छा नहीं लगता और अपने एम्प्लॉयज को ये बोल के डांटता है कि तुम लोगों को सैलरी हम देते हैं तो हमारे घर की फैमिली वालों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हो। अगर दोबारा ऐसा कुछ होगा तो उस टाइम पे तुम्हें काम से निकाला जाएगा। सबका मुंह बंद करवाता है। इसके बाद से रोयान के मन में यानजी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रिस्पेक्ट बढ़ती है। हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में जहाँ पर पार्टी शुरू होती है। बर्थडे पार्टी में दिखाया जाता है कि यानजी जो होता है वो आता है ऊपर वाले माले में जहाँ पर रोयान होती है। रोयान को बोलता है नीचे आओ तुम भी। वो बोलती है अभी मुझे थोड़ा काम है। और उसके बाद जैसे कि जीफेंग ने बोला हुआ था उसको वो मेमोरी को यूज करना है आज वाले पार्टी में, उसने बोला था वीडियो प्ले करो। जो मैसेज करके वो बोल चुका था वो करती है, वीडियो प्ले
करने के बारे में सोचती है, लेकिन उसे अब थोड़ा डर लगता है, पता नहीं इसने क्या कर दिया होगा। और हमें दिखाया जाता है तभी पार्टी चल रहा होता है और तभी हमें दिखाया जाता है जो यांजे की मॉम होती है वो वहाँ पर सबको बोलती है आप लोग एंजॉय करो, और यांजे जो होता है वो कांग्रेचुलेशन कर रहा होता है अपने मॉम और डैड को। और तभी हमें दिखाया जाता है वीडियो प्ले होता है जहाँ पर यांजे की मॉम जो होती है वो किसी के साथ होती है, लेकिन उस बंदे का फेस नहीं दिख रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है सब लोग शॉक में, और यांजे के जो डैड होते हैं वो बात को कवर करने के लिए ये बोल देते हैं कि ये तो मैं हूँ, एक्चुअली मेरी वाइफ को थोड़े यंग लोग पसंद थे तो मैंने थोड़े अपने बाल को कलर वलर करके यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया था। ये सुनने के बाद सब लोग तो इस बात को मान जाते हैं, और ये चीज हमारा बंदा देख रहा होता है। जीफेंग को गुस्सा आता है, और हम देखते हैं अगले वाले सीन में जहाँ पर मॉम अपने बेटे यांजे की कॉफी गिरा देती है उसके कोट पे, और उसके बाद वो बोलते हैं अंदर जाओ, अंदर साफ करने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अंदर वाला सीन जहाँ पर रोयन जो होती है वो उस प्रोजेक्टर के साइड पे होती है। जीफेंग उसे लेके जाता है और वो बोलता है मैंने तुम्हें जो पेन ड्राइव दिया था वो प्ले क्यों नहीं किया तुमने। तब पता चलता है रोयन ने तो प्ले करने वाला पेन ड्राइव चेंज कर दिया था, मेमोरी चेंज कर दिया था। वो बोलती है तुम सब कुछ क्यों कर रहे हो, इतनी बड़ी पार्टी में तुम्हारे नेफ्यू का बर्थडे है और उस टाइम पे तुम उसके मॉम और डैड के रिलेशन को खराब करने की ट्राई कर रहे हो, ये गलत है। ये सुनने के बाद यांजी जो होता है यांजी के लिए बुरा लग रहा है, इसको देखकर हंसी आती है। जीफेंग को बोलता है तुम्हें मैं इस घर में जिस बात के लिए लेके आया था वो भूल गई क्या, या फिर तुम्हें सच्चाई की मूर्त और सबके लिए अच्छा सोचने वाली अच्छाई की देवी बनना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वरना भूल जाओ अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो तुम्हारी मॉम का इलाज मैं यहीं पर रोक दूंगा। अभी भी इंटरेस्टेड हो सबकी भलाई करने में, वो मन में सोचती है मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारती हूँ। और तभी वहाँ पर यांजे आया हुआ होता है, और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है जो जीफेंग होता है वो रोयन को अंदर की तरफ लेके जाता है ताकि यांजे उन दोनों को साथ में ना दे। यांजे अंदर की तरफ आता है, रोयन और जीफेंग अंदर कमरे में होते ही जीफेंग जो होता है ये रोयन को बोलता है तुम्हें बहुत शौक चढ़ा है अच्छाई की देवी बनने का, कोई बात नहीं चलो अभी पकड़े जाते हैं साथ में, ठीक है ना। उसे किस करने लगता है और यांजे वहाँ पर अंदर की तरफ जा रहा होता है। रोयन डर जाती है, और तभी जो यांजे होता है जैसे बहुत नजदीक आया था तभी वहाँ पर मेर आके बोलती है आपकी मम्मा आपको बुला रही है, वो वहाँ से चला जाता है। और तभी हमें दिखा जाता है जीफेंग बोलता है तुम्हें अभी एक्साइटिंग नहीं लगा कि हम दोनों पकड़े भी जा सकते थे। ये सुनने के बाद जो रोयन थी वो बोलती है अगर हम दोनों साथ में पकड़े जाते तो उस टाइम पे शायद तुम्हारा प्लान फ्लॉप होता। वो बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर हम दोनों साथ में पकड़े जाते तो उस टाइम पे तुम्हारी मॉम का इलाज यहीं पर बंद होता, शायद सी में गन ऐसा वो बोलता है। वो वहाँ से चली जाती है, और तभी हम दिखा जाते हैं उसके पीछे पीछे वो जाता है और वो बोलता है मैंने तुम्हें बहुत बार बोला है, आखिरी बार बोलूंगा अपना दिमाग यूज मत करो, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर हायर किया हुआ है वो करो, अगर कर पाती है तो ठीक है वरना मुझे दूसरा ऑप्शन सोचना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। रोयन बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाता है। हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में जहाँ पर जो यहाँ जो होता है वो देखता है जीफेंग को ऊपर से नीचे आके वो उससे बोलता है आपके कमरे में मुझे किसी लड़की का साउंड आया, आई थिंक अंकल ये गलत है, आपको इस तरह से किसी लड़की को यूज करना नहीं चाहिए अपने कमरे में, क्योंकि मॉम डैड को पता चलेगा वो बहुत ज्यादा गलत सुनाई देगा, ऐसा वो बोले जा रहा होता है। बाद में हमें पता चलता है जो यांजे के मॉम डैड थे, मॉम डैड में से डैड तो जीफेंग के भी डैड थे, लेकिन हाँ मॉम उसकी आंटी थी इसीलिए वो बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करता था। और साथ में आप लोग समझ गए होंगे पहले जीफेंग के अंकल के साथ यांजे के मॉम ने शादी की, यांजे हो गया, बाद में जैसे उसके अंकल की डेथ हुई उसके बाद जीफेंग के डैड को सीड्यूस कर लिया। और वो हंसता है मन में सोचता है वाह क्या बात है रोयन तुम तो सक्सेस हो गई, मुझे लग रहा था पकड़ी जाओगी लेकिन ही लग रहा है। और हम देखते हैं अब डाइनिंग टेबल में जहाँ पर सब लोग साथ में थे। आज पार्टी में जो हुआ इस बात की वजह से डैड गुस्सा कर रहे होते हैं और जो जीफेंग था बड़ा कूल बन रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो यांजे होता है उसको डैड बोलते हैं, वो फैमिली की बेटी तुमसे शादी करना चाहती है और ये रिश्ता हमारे फैमिली के लिए भी बहुत बढ़िया है, तो तुम्हें उससे एक बार बात कर लेनी चाहिए, एक डेट कर लेनी चाहिए। तभी यांजे बोलता है मुझे शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं और मैं उस लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ जिसको मैं जानता भी नहीं प्यार भी नहीं करता, वो लोग बस
पैसे के लिए शादी कर रहे हैं। डांटते हैं और तभी मॉम उसे समझाने की ट्राई करते हैं कि अभी छोटा बच्चा है ना, समझ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में जहाँ पर डैड होते हैं, उनका ध्यान भटकाने के लिए आंटी ये बोल देते हैं कि लेकिन आज जो पार्टी में हुआ वो बहुत गलत था। ये सुनने के बाद यहन जी बोलता है आप लोग बात को मत भड़काओ, पार्टी में जो हुआ उसमें पता नहीं किसी की तो लापरवाही होगी, वरना वहाँ पर मैंने जो पेन ड्राइव दिया था उसमें तो आप दोनों के वेडिंग एनिवर्सरी के स्पेशल कुछ था। मुझे लगा अपने बर्थडे में मैं अपने मॉम डैड के लिए कुछ स्पेशल करूंगा। ये सुनने के बाद वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और हमें दिखाया जाता है कुछ लोग, जिनमें से जो आंटी का पर्सन था वो बोलता है आज जो पेन ड्राइव चेंज हुआ था उसमें मास्टर की गलती है जी फेंग। ये सुनने के बाद सब लोग शक में। और तभी अंकल जो होते हैं, मतलब हमारे साहबजादे जी फेंग के डैडो बोलते हैं तुमने किया, तुम आपके बर्थडे पे तुम इतना बड़ा तमाशा कैसे क्रिएट कर सकती हो, तुमने कभी सोचा नहीं अंजी को कैसा लगेगा। तभी वो बोलता है तो इसमें गलत क्या है। ये सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है यहन जी बोलता है अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं डैड, आई थिंक कोई गलत फहमी हुई है। और तभी आंटी बोल रही होती है नहीं गलत फहमी नहीं। तभी वहाँ पर मेर जो होते हैं वो बोले जा रहे होते हैं एक्चुअली वहाँ पर किसी और को देखा था हमने, लेकिन जी फेंग बोलता है हाँ ये सब कुछ मैंने किया है, लेकिन आप लोगों के पास कोई एविडेंस है नहीं। अगर आप लोगों को लग रहा है वहाँ पर प्रोजेक्टर चेंज करने में, पेन ड्राइव चेंज करने में मेरा आते तो आप लोग इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाते कि सच में उस वीडियो में कौन था, डैड थे या फिर कोई और। अब आंटी फंसने वाली थी, वो तो ऑब्वियसली अपनी बातों को कवर तो करने की ट्राई करेगी ना, क्योंकि उस वीडियो में सच में कोई और आदमी के साथ थी आंटी। और तभी जी फेंग की बात को टालते हुए आंटी बोलती है छोटी सी तो बात है ना, लेट इट गो। तभी जी फेंग बोलता है नहीं आंटी आपका इमेज का सवाल है और यहाँ पर सब लोग बोले मैंने किया, तो उस टाइम पे आप लोगों को एक बार इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, सबूत लेके आइए, मैं पनिशमेंट झेलने के लिए तैयार हूँ, ऐसा वो बोलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है मेड बोलने लगते हैं कि दरअसल वहाँ पर पेन ड्राइव के सेक्शन पे जहाँ पर प्रोजेक्टर जोड़ा गया था वहाँ पर तो रोयन थी। ये सुनने के बाद सब लोग शॉक में। अब रोयन डरती है, रोयन बोलते नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। तभी डैड गुस्से में आती है और वो बोलते है 2 दिन पहले आई हुई लड़की को घर के अंदर घुसाना ही नहीं चाहिए था, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। हाँ जी बताओ कौन हो तुम, तुम्हें किसने भेजा है। तभी जो रोयन थी वो डरने लगती है। तभी यहाँ जी उठा बोलता है मुझे इस पे पूरा भरोसा है, मैंने इसको हायर किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर इसकी इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते। तभी मॉम डैड दोनों ही गुस्से में होते हैं और डैड बोले होते हैं तुम्हें इस पे इतना भरोसा है। तभी जी बोलता है हाँ तुम्हें इस पे इतना भरोसा है, क्या बात है भतीजे। तभी वो बोलता है हाँ मुझे इस पे पूरा भरोसा है, ये नहीं कर सकती, अगर इसने कुछ किया होता तो मुझे पता चलता है, क्योंकि मैंने इसको हायर किया है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है इसकी सेफ्टी भी। आप लोग इसको इस तरह से बुली नहीं कर सकते, इस तरह से ब्लेम नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद जो यांजे होता है उसको जी फेंग बोलता है अच्छा, और मनी में सोचता है मैंने तो बहुत इजीली एक काम कर दिया, मुझे लगा था बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन रोयन तो बहुत इजीली इसको पटा चुकी है, क्या बात है। वो बोलता है क्या रिश्ता है तुम दोनों में जो इसकी सपोर्ट ले रहे हो। डैड भी वो बोल रहे होते कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसे लड़की का साइड ले रहे हो, तुम किस फैमिली के बेटे तुम्हें पता है ना। तभी रोयन को बुरा लगता है, वो बोलती है कि आप लोग जो कहना है मेरे बारे में कहिए, लेकिन मेरे मॉम डैड के बारे में नहीं। डैड बोलते हैं तुम लोगों के पास एक ऑप्शन है, मिस सू वो आने वाली है, वो यांजे से शादी करने वाली है, लेकिन ये जान लो यांजे या फिर जी फेंग दोनों में से जो भी उसके साथ शादी कर लेगा, सो जिसको लाइक करेगी उसको इस कंपनी के 20% शेयर मिल जाएगा। सोच लो। दोनों ही शौक में आते हैं क्योंकि डैड का ऑफर काफी बढ़िया था। और हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जहाँ पर यांजे और रोयन टेरिस पे होते हैं। यांजे उसे बोलता है जब तक मैं इस घर में हूँ तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा, डोंट वरी। ये सुनने के बाद रोयन बोलती है आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की मास्टर, थैंक यू सो मच। वो बोलता है जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे ऐसा फील हुआ कि यू आर वन फॉर मी, आई लाइक यू, क्या तुम मुझे चांस दे सकती हो। डोंट वरी, मिस सू कभी भी मेरी लाइफ में नहीं आने वाली, क्योंकि कभी मेरे पेरेंट्स मुझे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद रोयन बोलती है पर मैं आपकी लायक नहीं हूँ, आई थिंक ये गलत है। तभी वहाँ पर क्लैप मारते हुए मतलब ताली मारते हुए आता है जी फेंग। जी फेंग बोलता है वाह क्या सीन चल रहा है, मुझे लगता है मुझे रोना चाहिए, मेरे भतीजे को 2 दिन में किसी ऐसी लड़के से प्यार हो गया जिसको जानते भी नहीं है। तभी यांजे बोलता है आपको हम दोनों के जाने की जरूरत है नहीं। तभी यांजे को जी फेंग बोलता है अभी डैड बुला रहे तुम्हें, जाओ, वरना डैड का फिर से पारा सनक गया ना तो तुम्हें
बहुत डांट पड़ेगी और वहाँ से चला जाता है। रोयान को बोलता है नॉट दैट, 2 दिन के अंदर तुमने मेरे भतीजे को दीवाना बना दिया, ऐसा क्या है तुम में? वो बोलती है वो छोड़ो, लेकिन तुम में ऐसा क्या है जो तुम इतना ज्यादा भड़ास निकाल रहे हो अपने फैमिली के ऊपर? ये सब कुछ तो तुम्हारा ही है ना, सब कुछ तुम्हारे फैमिली वाले है ना, उस टाइम पे तुम हॉट कैसे कर सकती हो? और यांजी जैसे अच्छे इंसान को तुम हॉट करने के बारे में सोच कैसे सकती हो? तुम्हें तो खुद करना चाहिए, ही इज फाइनली फॉलिंग फॉर मी। वो बोलता है हाँ मैं तो भूल गया था, मैं बुरा हूँ, वो अच्छा है, ही इज अ गुड बॉय और आई एम अ बैड गाय, राइट? अगर बैड गाय हूँ तो उस टाइम पे ये भी याद रखना कि तुम्हारे फैमिली वालों के अगेंस्ट जो भी है, तुम्हारे फैमिली के साथ जो भी हुआ उसका सबूत भी इसी घर में है। वो कोई भी हो सकता है जिसने सब कुछ किया, मेरी आंटी यांची या फिर मेरे पापा या एनीवन एल्स, लेकिन इतना जान लो कि ये सब कुछ मैं ही बता सकता हूँ। वो बोलते हैं मुझे बताओ। वो बोलता है तुम्हें बताने के लिए तो कुछ पे करना पड़ेगा ना। वो बोलती क्या? तभी उसे किस करने लगता है, उसे जोर का तमाचा लगाने वाली होती है। तभी हमें दिखा जाता है जो जी फिंग था वो बोलता है तुम यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि मैं लेके आया हूँ, तो तुम्हें किसी भी चीज को मना करने के हक नहीं है। वो बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। उसके बाद उसे उठा के लेके चला जाता है, बेडरूम में लेके जाता है, दोनों नाइट इंटीमेट हो जाते हैं। बाद में दिखा जाता है जीफिन जो होता है उसे एक कार्ड देता है जो ब्लैक कार्ड था। ऑब्वियसली चाइना वाले लोगों के पास ब्लैक कार्ड होना इज नॉर्मल। और हमें दिखा जाता है जीफिन बोलता है 3 दिन लगेगा, उसके बाद तुम्हें एक एक करके सारा सबूत मिलता जाएगा, लेकिन हाँ मेरा दिमाग कभी भी घुमाना मत, क्योंकि तुम्हारे 2 ड्यूटी है यहाँ पर, मेरे भतीजे की गर्लफ्रेंड बनना और मेरी बेड पार्टनर बनना। दोनों ही काम अच्छे से करो तो ही मैं कुछ कर पाऊँ, वरना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम्हें यहाँ पर क्यों लेके आया था। 2 सेकंड नहीं लगेगा तुम्हें यहाँ से फेंकवाने में। ऐसा बोल के चला जाता है। और हम देखते हैं अब पार्टी वाला सीन जहाँ पर सो भी आई हुई होती है। सो वो तब देख कर क्लियरली लग रहा था कि यांजी पर उसको कुछ ज्यादा ही क्रश है। और हमें दिखाया जाता है सो जब यांजी से बात करने की ट्राई करती है तो यांजी उसे इग्नोर करता है। और वहाँ पर जैसे आती है रोयान उसे एक फाइल देती है तो उसकी बातों पे ध्यान देता है। वो बोलती है तुम कौन हो जो यांजी के साथ इतनी अच्छे से बात कर रही हो? तभी जो सो होती है उसको रोयान बोलती है मैं इसके असिस्टेंट हूँ। तभी वो उसे धक्का देती है, गुस्से के मारे वो गिर जाती है। कांच गिरा, कांच के ऊपर ये रोयान गिरी, रोयान के हाथ पे चोट आया। रोयान को यांजी उठाता है और वो बोलता है अरे ओके। और वो बोलता है तुम यहाँ पर मेरे पार्टी में आई हो तो बदतमीजी करने की जरूरत ही नहीं। और वो बहुत ज्यादा गुस्से में रोयान को वहां से लेकर चला जाता है। ये सब कुछ देखे तो सू का तो दिमाग खराब होता है। सू के पास जीवेग आता है और अब बोलता है ये क्या हो गया, तुम्हें इस पे बचपन से क्रश था ना, और ये किसी और के ऊपर 2 दिन पहले आई हुई असिस्टेंट के ऊपर पता नहीं उसने क्या जादू कर दिया जो उसके आगे पीछे मंडराता ही रहता है। मुझे लगता है ये तुम्हें नहीं अपनाने वाला। ये सुनने के बाद जो सू थी वो बोलती है और मुझे जहाँ तक याद है तुम भी इसको कुछ ज्यादा लाइक नहीं करते, तो मुझे भड़काना बंद करो। तभी जीविंग बोलता है मुझ पे बड़ा निकालने से अच्छा है तुम जाओ और देख लो हु इज एक्चुअली सी, जिसपे यांजी कुछ ज्यादा ही दिल नहीं लुटा रहा। तुम इतने बड़ी फैमिली की बेटी हो, इस टाइम पे इस तरह से कोई और आके तुम्हारा प्यार छीनने का तुम्हें अच्छा लगेगा? तो बैड बोल के चला जाता है। अब इतना तो काफी था सू के लिए। और हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में जहाँ पर यांजी जो होता है वो रोयान को सॉरी बोलता है पार्टी में जो हुआ उसके लिए। और वो बोलता है कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर सकता, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जो रोयान थी वो यांजी को बोलती है 21 हक से आप बहुत अच्छी हो, लेकिन इस तरह से करोगे तो आपकी फैमिली के लिए इश्यू होगा, आपके डैड मुझे पसंद नहीं करते। तभी यांजी उसे बोलता है मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसा वो बोलता है। यांजी जो होता है उसको रोयान बोलती है पर मैं, तभी हमें दिखा जाता है वहाँ क्योंकि कॉल आया यांजी को कि उसे जल्दी पार्टी में वापस जाना पड़ेगा, इसलिए वो वहाँ से तुम आराम करो बोल के निकल लेता है। वहाँ से यांजी चला गया, सीधा जीफिंग घुस लेता है। जीफिंग उसके बहुत करीब जाने की ट्राई करता है, आई मीन उसे किस करने की ट्राई करता है। रोयान उसे रोकती है और बोलती है इस टाइम पे आपको बाहर होना चाहिए। जहाँ तक मुझे याद है आपके डैड ने ये बोला हुआ है कि जो भी मिस्सू से शादी करेगा, जो भी मिस्सू को इम्प्रेस करेगा उसको 20% शेयर मिलेगा। तो मुझ जैसे मामूली लड़के के पीछे जाने से अच्छा है। ये सुनने के बाद जीवन बोलता है तुम थोड़ी बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और यू नो दैट मुझे इंटरेस्टिंग चीजें और चैलेंजिंग चीजें करने में मजा आता है। और किसने बोला मैं तुम्हारे साथ शादी करने वाला हूँ, यू आर जस्ट माई लवर। और तभी वो बोलती है पर मैं इस चीज का एक्सेप्ट नहीं करती ना, अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम होगा। तभी वो बोलता है आई डोंट केयर, और तभी उसे किस करने लगता है। वो तो शॉक में वो उसे बोल रही होती है कि
कि आपको यहाँ पर मेरे ऊपर टाइम वेस्ट करने से अच्छा आपको उस प्रॉमिस का ध्यान देना चाहिए जो आपने बोला हुआ था कि आप मेरी फैमिली के पीछे जो भी हुआ है उसका सच बताएंगे और साथ में आप मेरी मॉम का इलाज, वो बोलता है वो सब कुछ हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, लेकिन अभी उस काम पे फोकस करो जो तुम्हें करना है। एजेंट माई लवर बोल के उसे किस करने लगता है, वो तो उसे छोड़ नहीं रहा होता है। रुयान तो परेशान हो जाती है। तभी बाहर से जोयान जो होता है वो रुयान को बोलता है तुम अंदर हो ना, और हमें दिखाया जाता है जो इस टाइम पे जीफिंग बोल रहा है कि वो बोलता है तुम्हें ये सब कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, तुम बस ये सोचो कि तुम इस तरह से मुझे कुछ कर सकती हो और तुम्हारे पास यहाँ पर मुझे इग्नोर करने का या फिर मुझे दूर भगाने का भी कोई राइट नहीं है, वो सब कुछ मैं कर सकता हूँ। यू जस्ट फोकस ऑन वट एवर आई एम डूइंग एंड यू हैव टू एक्सेप्ट, ऐसा बोलता है। और वो तो परेशान, और तभी बाहर से यांजे बुला रहा होता है, इसीलिए वो बोलती है क्या हुआ, मैं चेंज कर रही हूँ। तभी वो बोलता है मेरा फोन अंदर रह गया तो क्या तुम दे सकती हो, उसे धक्का देते हैं जिसके चक्कर में उसके लिप्स पे खून आ रहा होता है। और वो हमें दिखाया जाता है यांजी जो होता है उसको रोयन फोन देती है और उसके बाद जल्दी दरवाजा बंद करती है। उसके बाद फिर से जो जीफेंग था वो शुरू होता है और सरप्राइज होता है ऐसा है, यांजी अपना फोन खोलता है। फोन में उसने वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया था जहाँ पर रुयन ये बोल रही होती है कि हम दोनों साथ है, किसी को पता चलनी नहीं चाहिए, प्लीज आप यहाँ से चले जाओ, आपको सू को इम्प्रेस करना है, यही बातें बोल रही थी। जो यहाँ जो सुन लेता है वो तो शॉक में, वो बोलता है ओ मतलब तुम मेरे अंकल के साथ ऑलरेडी कर रही थी, क्या होगा। वो तो अगले दिन में दिखाया जाता है जहाँ पर रुयान हॉस्पिटल में होती है। उसकी मॉम का बहुत ज्यादा बुरा हाल था और जैसे तैसे मॉम को तो संभाल लेती है। डॉक्टर से पूछती है उनका तबीयत तो अभी नॉर्मल हो रहा होता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मॉम ऐसे हालत में। तभी डॉक्टर बोलते हैं हमारी गलती है नहीं, सुबह जब आपकी मम्मा में मिले थे उस टाइम पे उनको ऐसे चोट ऑलरेडी आ चुका था, ऐसा लगा कुछ हुआ है उनके साथ। वो तो शॉक में आती है, वो सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है। उसे समझ में आता है किसी ने मेरे मॉम के साथ कुछ पंगा किया है। उसके बाद वो सीधा जाती है जीफेंग के साथ। वो उसे बोलती है मुझे पता है तुमने मुझे बोला था मुझे अपने लिमिट पे रहना चाहिए, अपना दिमाग यूज नहीं करना है, लेकिन फिर भी तुम्हें इस तरह से मेरे मॉम के साथ हर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं। वो बोलता है क्या मैंने कुछ नहीं किया। वो बोलती है मुझे पता है तुम मुझे पनिशमेंट देना चाहती हो, तुम ये चीज वार्न करना चाहते थे कि मैं अगर तुम्हारी बात ना मानूंगी तो क्या होगा, और इस बात की वजह से ये सब कुछ किया ना तुमने, प्लीज ये सब कुछ मत करो, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी लेकिन प्लीज डोंट हर्ट माई मॉम, ये ज्यादा हो जाएगा। बोल के वहां से वो चली जाती है। अब जो यहाँ जीफेंग था वो सोचता है मैंने तो कुछ नहीं किया, ये क्या बोल रही है, और हमें दिखाया जाता है वो रोते रोते वहां से निकल लेती है। असिस्टेंट आता है और वो बोलता है बॉस क्या हमें बताना चाहिए उनको सच। वो बोलता है नहीं मुझे लगता है कुछ पंगा हुआ है जो यहाँ पर बगैर बात को फट के गई है। और हमें दिखाया जाता है यांजी रोयन को देख लेता है। वो बोलता है क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो। वो जल्दी जल्दी करके अपने आंसू, और यांजी उससे पूछता है। वो बोलती है मेरे मॉम के साथ सुबह कुछ हुआ था, किसी ने मेरे मॉम को धक्का दिया, उनको चोट आई हुई है। ये सुनने के बाद वो बोलता है क्या, पर ऐसे इंसान को कोई हर्ट कैसे कर सकता है जो ऑलरेडी अमनेशिया झेल रहा है। वो मन ही मन में सोचती है इसको कैसे पता कि मेरी मॉम का अमनेशिया हुआ है, चल क्या रहा है, विपिन क्या करना चाहता है, और यांजिस क्या सच में वही है जो मुझे दिखता है या फिर वो जो जीफेंग बताता है। और तभी वहाँ पर जीफेंग आता है। जीफेंग बोलता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे लगता है दोनों में कुछ ज्यादा ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। और तभी हमें दिखाया जाता है यांजी बोलता है यहाँ पर क्या कर रहे हो अंकल, आपको यहाँ पर होने की जरूरत नहीं है, नहीं आप कंपनी के प्रेसिडेंट हो, अपना काम संभालो ना। और तभी वो बोलता है नहीं नहीं मुझे तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना मेरे भतीजा किस काम में लगा हुआ है। और तभी जो रुयान होती है वो यांजी को बोलती है आपने बोला था ना आप मुझे लाइक करते हो, यस आई लाइक यू टू, क्या आप मुझे एक चांस दोगे। वो तो इतना खुश हो गया उसे जोर से गले लगाता है और वो बोलता है यस मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। और जीवन जल बुन के राख हो गया, उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था और वो इस एटीट्यूड से दिख रहा होता है कि मेरे साथ मगजमारी करोगी। और तभी जो रुयान मन ही मन में सोच रही होती है इतना तो मुझे समझ गया
इतना तो मुझे समझ में आ गया कि जीफेंग और यांजे दोनों ही दूध के दूल्हे हैं नहीं, दोनों ही बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। तो लेट मी फाइंड आउट कि कौन क्या गेम खेल रहा है मेरे साथ, और मुझे इसमें ऐसा कुछ करने में कोई शर्म नहीं। अगर तुम मेरे साथ गेम खेल सकते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ गेम खेल सकती हूँ, ऐसा वो मन में सोचती है। और जीफेंग के पास आती है और वो बोलते है तुम यहाँ पर मुझे क्यों बुलाए हो। ये सुनने के बाद जीफेंग उसे बोलता है मुझे तुम पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फॉर 20% शेयर इन माई कंपनी, मेरे नाम पे मुझे तुम्हें अपनी पार्टनर बनाना पड़ेगा। तो जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होता तुम मेरे नाम पे मेरे नाम का रिंग पहन लो, और मैं ट्राई करूंगा कि तुम कभी भी एक्सपोज ना हो, और अगर हम साथ में रहेंगे ना उस टाइम पे मेरा मकसद पूरा होगा। वो रिंग पहन लेती है और हमें दिखा जाता है घर में जाने के बाद, जहाँ पर जो डैड होते हैं वो बहुत खुश थे क्योंकि उसके बेटे ने उसकी बात को मान ली थी। और हमें ये दिखाया जाता है जो डैड होते हैं वो तो खुश थे लेकिन मॉम खुश नहीं होती है। और ये दिखाया जाता है जो डैड होते हैं वो अपने बेटे मतलब यांजी और रुयान को डांटे होते हैं। यांजी बोलता है मुझे अपने फियांसी पे कोई भी इश्यू नहीं है, रुयान भले ही 0 से स्टार्ट की हो लेकिन मैं इससे प्यार करता हूँ और हम दोनों का प्यार एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए इनफ है। अंकल कंग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू लाइफ, ऐसा वो बोलता है। और हमें दिखाया जाता है और जो मॉम होती है वो यांजे को डांटे जा रही होती है कि तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ कर दी, एक मामूली सी लड़की के लिए तुमने अपनी कंपनी का शेयर को खो दिया और धीरे धीरे करके डैड तुम्हें कंपनी से भी निकाल देंगे। ये सुनने के बाद यांजे बोलता है रिलैक्स मॉम, चिल रहो, आपको क्या लगता है कि मैं उससे सच्ची में प्यार करता हूँ? मुझे ये पता चला उन दोनों का कुछ रिश्ता है, अब मुझे जानना भी तो है ना दोनों में रिश्ता किस बात की वजह से, इसलिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, रिलैक्स रहो, इतना नहीं सोचते। ऐसा बोल के अपनी मॉम को शांत कराता है। जब मॉम को पता चला कि उनके फेवरेट बेटे ने मतलब उनका असली बेटा क्या करने के ट्राई कर रहा है, वो भी इस बात से इम्प्रेस हो गई। रोयान को शॉपिंग के लिए लेके गया था, तभी वहाँ पर जीफेंग और सू भी आ जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जो यांजे होता है वो रोयान को बोलता है ये नेकलेस तुम पे बहुत सूट करेगा, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ, ऐसा बोल के चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है तभी रोयान जो होती है अंदर थी, तब वहाँ पर आता है जीफेंग। जीफेंग उसे बोलता है तुम्हारी मॉम के साथ जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तभी वो बोलते मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है। वो बोलता है बोलो मत, मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया था तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय भी तो कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद यांजे जो